प्लूटो ने एक बहुत गजब की बात कही थी। उन्होंने कहा था, नो वन इज मोर हेटेड देन ही हु स्पीक्स द ट्रुथ। और अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि तुम प्रोफेशनल ट्रुथ टेलर अपने को लिखते हो अपने हैंडल्स पे, क्यों लिखते हो आखिर? और हम जब पोस्ट ट्रुथ के टाइम में रह रहे हैं, जब सत्य और उत्तर सत्य और असत्य तीनों के बीच की रेखाएं बिल्कुल ब्लर कर गई हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस वक्त में ये समझ में नहीं आता सच क्या है झूठ क्या है। और ऐसे में अगर कोई अपने को प्रोफेशनल ट्रुथ टेलर कहे तो क्यों कहता है आखिर? तो मैं आज आपको अपने कुछ ऐसे प्रयोग बताना चाहूँगा और कुछ सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे उभरे, तो मैं उनको ये आपको बताना चाहूँगा कि उन प्रयोगों को कैसे मैंने किया। मैंने अपने शानदार साथियों का मुझे सहयोग मिला और थोड़ा कुछ बदलने का श्रेय हम लोगों को भी जाता है। इस 43 इयर्स की लॉन्ग जर्नी में मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मैं सिर्फ 20 साल की बात करूंगा। और ये 20 साल भी क्यों? क्योंकि उससे पहले के वर्षों में टेक्नोलॉजी इस तरीके की नहीं थी। हम जैसे पिछली शताब्दी में थे, इस शताब्दी में नहीं है। तो बदले हुए वक्त में भी कुछ सत्य के प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है। और सच क्यों है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। तो आज से ठीक 20 साल पहले, वो 2003 के शुरुआती दिन थे, मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। एक खबर आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ बच्चों को पुरस्कार देंगे बहादुरी का। हर साल हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को प्रेसिडेंट पुरस्कार देते हैं या देती हैं। मैंने लिस्ट पढ़नी शुरू की कि अपने इलाके के शायद कुछ बच्चे हों। टिहरी गढ़वाल के एक बच्चे का नाम उसमें था। मैंने अपने टिहरी के करस्पॉन्डेंट को फ़ोन किया कि वहाँ जाइए, कुछ सवाल हैं, इन सवालों के जवाब लेकर आइए। उन्होंने कहा, सर पानी बरस रहा है और उस गांव में कोई सड़क नहीं है, फिसलन भरे रास्ते से मुझे पैदल जाना पड़ेगा और बड़ा खतरा है, जा नहीं सकते। मैंने, भाई ऐसे कैसे? हम तो आंधी में, पानी में, बारिश में, गोलियों में, बम के धमाकों में, और कभी कभी जब फूल बरस रहे हो तब भी जाते तो हैं अपना काम करने। तो जाइए प्लीज़। वो गए। जब उस गांव में पहुंचे तो उस गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं था। कई घंटे बाद हाँफते हुए उनका फ़ोन आया। वो कुछ चढ़ाई की वजह से हाँफ रहे थे पहाड़ पर और कुछ उत्तेजना की वजह से हाँफ रहे थे। तो सर आपने कुछ सवाल बताए थे, मैं आपके सवालों के एक एक लाइन के उत्तर दे रहा हूँ। आपका पहला सवाल ये था कि वो बहादुर बच्चा कहाँ है, क्या करता है? तो जवाब ये है कि उत्तर काशी के एक ढाबे में काम करता है। कहाँ काम करता है पूरे गांव में नहीं मालूम। आपका दूसरा सवाल था उसके माँ बाप क्या करते हैं? तो उसके माँ बाप, पिता का तो पता नहीं कहीं गए हुए थे, माँ घास काटने के लिए जंगल में गई थी, बहुत देर में लौट पाई, किसी को गांव से भेजा। आपका तीसरा सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति पुरस्कार के बारे में वहाँ कोई जानता है? कोई नहीं जानता कि राष्ट्रपति पुरस्कार क्या होता है। आपका चौथा प्रश्न था कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? वहाँ पूरे गांव में किसी को ये मालूम नहीं भारत का राष्ट्रपति कौन है। कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि इंदिरा गांधी भारत की राष्ट्रपति है। इंदिरा गांधी जी को गुजरे हुए 20 साल पूरे होने जा रहे थे तब। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लौट के आइए, अपनी खबर वगैरह फाइल कीजिए। मैंने उत्तरकाशी के संवाददाता को फ़ोन किया। मैंने, भाई उस बच्चे को ढूंढो, जिस बच्चे पर इस देश को गौरव होना चाहिए था, वो बच्चा आखिर है कहाँ? उन्होंने भी कहा कि 200 से 250 ढाबे हैं, मैं कहाँ तक ढूंढूंगा? मैं जहाँ से पहला ढाबा शुरू होता है वहीं से शुरू कर दो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। वो बच्चा मिला। जब वो पहुँचे वहाँ पर तो बच्चा बर्तन मांज रहा था। हमने अगले दिन एक 7 कॉलम की खबर छापी, बहादुर बच्चा बर्तन मांजता है। बर्तन मांजते हुए उसकी फोटो थी। पूरे उत्तराखंड में जोश आ गया, उबाल सा आ गया। सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ धार्मिक आश्रम, कुछ जागरूक व्यक्ति, शिक्षक और वहाँ के मुख्यमंत्री, उन सब ने कहा मदद करते हैं। कुछ लोगों ने पैसे जमा हमें भेजने शुरू किए। 2.5 लाख रुपए के करीब के चेक हो गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, चेक वगैरह सब वापस कर दीजिए, हमारी सरकार उसको पढ़ाएगी। उसका नवोदय विद्यालय में दाखिला करा दिया हम लोगों ने। मैं उसको ट्रैक करता था। एक दिन खबर आई कि वो बच्चा रेस्ट्रिकेट कर दिया गया पिछले महीने। क्यों? क्योंकि वो गांजा पीता था और वो गांजा बेचने लग गया था।
मुझे बहुत बुरा लगा। जिस देश पर बच्चे को नाज होना चाहिए था, इस देश की जिम्मेदारी थी कि वो उस बच्चे को आगे बढ़ाता ताकि वो बहादुरी की मिसाल और कायम करता, वो बच्चा गुमनामी में खो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक बार प्रयास कर देने से कुछ नहीं होता, सरकारों के चाह लेने से भी कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई गैप है समाज में, सरकार में और मीडिया की कोशिशों में। तो अगला जब भी करेंगे हम उसे बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो एक बहुत बुरी आदत है मेरी, मैं अचानक उठता हूं अपने दफ्तर से और सिटी बस में चलना शुरू कर देता हूं कहीं। कभी मेट्रो में बैठ जाता हूं, हफ्ते में एक दिन कार नहीं चलाता, और कभी कुछ नहीं होगा तो किसी अस्पताल में जाके खड़ा हो जाऊंगा, सरकारी अस्पताल में, किसी प्राइमरी स्कूल में चला जाऊंगा। खबरें जहां हैं वहां लोग नहीं जाते, खबरें जहां नहीं हैं वहां चीख पुकार मची रहती है। तो एक मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही गया, मेरे साथ मेरे वहां के संपादक थे। उस मेडिकल कॉलेज में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था एक जगह नेत्र बैंक। मैंने कहा भाई इस पे तो ताला लटका हुआ है। पास में गए तो दरवाजे की जो शीशे थे पुराने थे, टूटे पड़े थे। मैंने वहां पूछा कि भाई आखिर ये क्या तमाशा है, क्या खुलता नहीं कभी? बस साहब कई महीने से नहीं खुला, बिजली आती नहीं है, जो यहाँ का रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है वो बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है, कोई ऑपरेशन नहीं होता। कोर्निया रखे तो रखे कहाँ? डॉक्टर साहिबान से पूछा, उन्होंने कहा हम ओपीडी में काम करते हैं पर ऑपरेशन करने का मौका हमें नहीं मिलता। मैंने चलो एक कोशिश करते हैं, एक अभियान चलाया, नयनों के दीप जलाओ। बड़ा छायावादी सा नाम लगेगा आपको, लेकिन उस समय दिवाली पास में थी। उनको हमने पहले लोगों को प्रेरित करना शुरू किया कि आप अपने कोर्निया का दान करें, और उसके नियम बताने शुरू किए कि उसमें कोई खतरा नहीं है, जब आप गुजर जाएंगे तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपका कोर्निया निकाले, उसको सही तरीके से प्रिजर्व करें और उस कोर्निया को सही व्यक्ति तक की आंखों तक पहुंचाएं। मुजफ्फरनगर के एक वृद्ध जो थे वो अपने ग्रैंडसन से प्रतिदिन अखबार सुनते थे। उन्होंने वो खबर सुनी, वो मृत्युशैया पे थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी आंखें दान करो, और उन्होंने पहला पत्र भरा। कुछ दिन में उनकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से, और पहला आंख लगी। और उसकी वजह क्या थी कि उस समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी उसके मुख्यमंत्री ने भी कहा कि नहीं नहीं ये तो बात ठीक है आप कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने हर जगह नेत्र बैंक ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच लोगों ने अपने कोर्निया दान करने शुरू किए। आपको जान के खुशी होगी कि सिर्फ 2 महीने में 64 लोगों की आंखों में वो लगा, और एक लड़की की तो अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। उसका एक ऑडियो आया मेरे पास कि अंकल जी वो बागपत की लैंग्वेज में बोल रही थी, मैंने कभी दुनिया देखी नहीं थी, आज दिवाली की रोशनी सिर्फ आपकी वजह से देख रही हूँ। वो मेरी वजह से नहीं देख रही थी, हमारा सारा टीम वर्क था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि समाज, मीडिया और सरकार के बीच की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, हमने मिलकर किया था जो किया था। और यहीं से मेरे मन में आना शुरू हुआ कि आखिर हम कब तक रोते रहेंगे कि राजनीतिज्ञ बहुत खराब हैं, बहुत भ्रष्टाचारी हैं, वो हमारी सुनते नहीं हैं। क्यों ना हम उन्हें सुनाएं, क्यों ना हम राजनीति में हिस्सा लेना शुरू करें। और जब मैंने अपने साथियों में कहा कि एक अभियान चलाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, कि आओ राजनीति करें, तो लोगों ने कहा साहब आप क्या कमाल करते हैं, ये तो बड़े मजाक में कहा जाता है आओ राजनीति करें, पॉलिटिक्स को तो कोई अच्छा नहीं मानता। और हर आदमी, आप देखिए कैसे कैसे चीज़ें सोशल मीडिया में वायरल होती हैं, नो पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, चुनाव का बहिष्कार करो। मैंने जब हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे, हम जब वोट डालने नहीं जाएंगे, हमारा जब नाम ही मतदाता सूची में नहीं होगा, तो आखिर हमें हक क्या है शिकायत करने का? हमने लोग से खुद ही लोग को गायब कर दिया, तंत्र को लोग चलाने के लिए छोड़ दिया है। तो हमने एक अभियान चलाना शुरू किया। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, सिर्फ वो कलम नहीं चलाई, पुलिस लाइन्स में गए, पीएससी की बटालियंस में गए, जहां जहां सरकारी कॉलोनियां थी वहां गए, दलितों की बस्तियों में गए। चुनाव आयोग का हमें साथ मिला। हमने कहा कि आइए पहले मतदाता पंजीकरण अभियान चलाते हैं। कम से कम 500 जगह तो मैं गया होऊंगा। लोगों को समझाना पड़ता था वोट डालना बहुत जरूरी है। और 1 करोड़ से अधिक वोटर सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बने थे। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की वजह से 2 बार हमें पुरस्कार दिया इसके लिए।
कि इतने सारे मतदाता आपने बनाए, इतना मतदान का प्रतिशत बढ़ा, और आज उत्तर प्रदेश पिछली 3 बार से या कोई पंगु विधानसभा नहीं होती, या तो इधर या उधर, और हम हर बार उसके बाद एक अभियान और चलाते हैं, और राजनीति करने के बाद राजनीति खत्म, काम शुरू। तो हम पब्लिक का एजेंडा बनाते हैं, जिन हजारों लोगों के पास हम गए होते हैं उसमें से 50 या 100 मांगे रखते हैं और मुख्यमंत्री को जाके सौंपते हैं। अगर मैं उनकी लिस्ट गिनाना शुरू करूं क्या क्या पूरा हुआ है तो सवेरा हो जाएगा, मैं बोर नहीं करना चाहता आपको। तो ये एक टोटल बदलाव का अभियान था, पर बदलाव एक अनंत प्रक्रिया है, वो कभी खत्म नहीं होते। एक दिन एक खबर आई और एक टीवी पर बड़े जोर जोर से एक एंकर चीख रहे थे कि ये रेप प्रदेश है। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे बाप दादे यहीं पैदा हुए, मैं यहीं पैदा हुआ, हम उत्तर प्रदेश की गौरव से आह्लादित संतानें हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि राम हमारे यहाँ पैदा हुए, हम बड़े गर्व से कहते हैं कृष्ण हमारे यहाँ पैदा हुए, हम ये कहते हैं बड़े बड़े सूफी ईरान से और जाने कहाँ से यहाँ आकर बस गए, और हमारे यहाँ औरतों का ये हाल है। और ये क्यों कह रहे हैं रेप प्रदेश है, तो इसे बदलते हैं। तो हमने एक अभियान शुरू किया, और उस अभियान में मैं बार बार कहूँगा कि सरकारों ने हमारा बहुत साथ दिया। लोग सरकारों को दोष देते हैं, लेकिन अगर आप जनता की बात लेकर उन तक जाइए तो आपको कहना नहीं पड़ता, सरकारें खुद ब खुद शामिल हो जाती हैं। तो हमने हर जगह जिला जज की अध्यक्षता में, और यदि उन्होंने असमर्थता जताई तो किसी रिटायर्ड जज या सबसे बड़े वकील की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, ताकि जो कुछ हो वो क्रेडिबल हो। और हमने सिर्फ उन महिलाओं को ढूंढा जिन्होंने पाथ ब्रेक किया था। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिला की कहानी आपको बताता हूँ। ईश्वर ने उन्हें चलने की शक्ति से महरूम रखा था, और वो व्हील चेयर पर चलती थी। जब घर में बैठी बैठी बोर हो जाती थी तो व्हील चेयर लेके बाजार में आ जाती थी, और बाजार में बेचारी बैठी रहती थी, बस दुनिया का तमाशा देखती थी। तो दुनिया के तमाशे का एक स्थायी भाव था, और जो बड़ा घृणित था, जब बच्चियों की छुट्टी होती थी तो शोधे रोज उन्हें छेड़ते थे। उस महिला के मन में आता था कि अरे हम यहाँ की बेटियां हैं और हमें यहाँ छेड़ा जा रहा है। पूरा बाजार चुप है, कोई बोलता ही नहीं, पुलिस बोलती ही नहीं, और लड़कियां भी सिर नीचा करके आती हैं और सिर नीचा करके चली जाती हैं। एक दिन उस महिला ने, बगल में एक हलवाई था जो कि बूंदी छान रहा था, तो उसका छन्ना छीनने का प्रयास किया, छीन लिया, और जैसे भी वो घिसट सकती थी, घिसटती हुई छन्ने को लेके उन शोधों से लड़ने के लिए घिसटना शुरू किया। उनके इस प्रयास को देख के पूरा बाजार एक हो गया। बड़ी पिटाई हुई लड़कों की, पुलिस भी हरकत पे आ गई। उस समय के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, आज तक की उत्तर प्रदेश सरकारें ऐसे अभियान चलाती हैं, और उन महिलाओं को, उनकी कहानी कभी कोई नहीं जानता, हम उनको सामने लेकर आए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कह देने से यत्र नार्यस्तु रमन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कह देने से नहीं होगा, इसे करना होगा। तो ऐसे इन अभियानों ने हमें एक भरोसा दिया कि आप जिस रास्ते पर हैं सही हैं, लेकिन एक सवाल आपके मन में उठेगा कि भाई आप समाज सुधारक तो हैं नहीं, आप कभी लड़ते भी हैं या सिर्फ समाज ही सुधार करते रहते हैं। तो अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन 50 से अधिक राजद्रोह के मुकदमे मेरे ऊपर भी लगे, और कई बार कई तरह की लड़ाइयां हुई। पर एक अभियान आपको बताता हूं, आज से 10-11 साल पहले के दिनों में लौटिए, आपको लगेगा कि जब अगर उस समय की कतरनें उठाइए, चारों ओर सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हर जगह सिर्फ ये होता था, कोयले में घोटाला है, 2G में घोटाला है, जो भी खबर थी घोटाला घोटाला और घोटाला। हमें लगने लगा जैसे हम घोटालों का राष्ट्र बन गए हैं। उस समय एक सज्जन थे जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, कभी मैं उनसे मिला नहीं था, आज वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और वो सच्चाई के नाम पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी अपनी, बड़ी अच्छी नौकरी करते थे वो, और उन्होंने एक NGO चला रखा था, और वो अक्सर काफ़ी बातें ऐसी करते थे जो लोगों को प्रभावित करती थी। मैंने उनको बुलाया और हमने कहा कि हम एक सीरीज चलाना चाहते हैं, कलंक कथा, और उस सीरीज के संपादक आप होंगे। मैं आपका लिखा हुआ कुछ भी नहीं कटेगा, आप जो पास करेंगे वो छपेगा, जो आप हेडिंग लगाना चाहेंगे वो लगेगी। उन्होंने सीरीज का संपादन किया। लोगों ने कहा सरकारें नाराज हो जाएंगे, हमने कोई नाराज नहीं होता।
हमारे पास इसके अलावा शक्ति क्या है? हमारे पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है, सच ही समाज की शक्ति होता है। और हमने वो सीरीज चलाई। आज अगर मैं पलट के देखता हूं, उसमें कुछ पे सजाएं हुई, कुछ पे छूट गए लोग, लेकिन वो सीरीज खत्म नहीं हुई। हमने कलंक कथा को जारी रखा। हर जगह हम उसको आज भी, अगर कोई इस तरह की खबर होती है तो बड़ी प्रमुखता से लेते हैं, कार्रवाई होती है तो उसे कलंक के खिलाफ करके छापते हैं। तो लड़ो जब लड़ना जरूरी हो, लेकिन लड़ना कितना जरूरी है ये मुझे बार बार लगता है। जब मैं 1980 में ऐसे ही संयोगवश अखबार के दफ्तर में चला गया था काम करने के लिए, तो मैं तो पत्रकार बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो आमंत्रण मिला, मैं चला गया। उस समय वहां पे मुझे ऐसा लगता था कि लोग अतीत में जीते हैं। भारत की बड़ी खूबी है, प्राचीन मंदिर में भीड़ ज्यादा होगी, प्राचीन जोशी को पैसे ज्यादा मिलेंगे, प्राचीन शिक्षक की महत्ता ज्यादा होगी। अरे भाई, पुराने का सम्मान करो, लेकिन आने वाले वर्षों की भी तो चिंता करो। तो मुझे ये लगता था कि ये लोग सिर्फ कल ऐसा था, कल ऐसा था, कल ऐसा था, तो आने वाले कल की बात करनी चाहिए। तब से लेके आज तक पिछले 43 साल से सिर्फ आने वाला कल सोचता हूँ और आने वाले कल के सपने बुनता हूँ। कुछ आप तक पहुँचाता हूँ, कुछ मुझ तक रह जाते हैं और कुछ पूरे भी हो जाते हैं। एक बात अंत में, कि प्रोफेशनल ट्रुथ टेलर्स की जरूरत क्यों होनी चाहिए। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत छोटी सी है, बहुत साल पहले पढ़ी थी, बच्चा था। उसमें नायक खलनायक से कहता है कि दुनिया का बाजार इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी भी खोटे सिक्के असली सिक्कों की आड़ में चल रहे हैं। जिस दिन सिर्फ खोटे सिक्के चलने लगेंगे, दुनिया का बाजार बंद हो जाएगा। ये दुनिया चलाने के लिए सच जरूरी है, और सच के लिए हम जैसे प्रोफेशनल ट्रुथ टेलर्स की भी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।